Hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. My name is भावना बिस्ट. सो हम लोग पढ़ रहे थे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का 4th सेमेस्टर का सैक का सब्जेक्ट लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स. तो इसमें अभी हम लोगों ने चैप्टर 1 ही शुरू किया है और चैप्टर 1 का मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ा दिया था. अब ये जो आज की वीडियो है ये पार्ट 2 है, यानी कि इसमें हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं. सो मेक श्योर कि जब आप चैप्टर 1 के पार्ट 2 को देख रहे हो तो उससे पहले आपने पार्ट 1 को भी देख लिया हो, क्योंकि चैप्टर को स्टार्टिंग से समझना ही ज़रूरी है. ठीक है. सो चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्लियामेंट क्या होती है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होते हैं, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, क्या डिसक्वालिफ़िकेशंस होती हैं और क्या उनके पास पावर होते हैं, फंक्शंस होते हैं. सिमिलरली आज हम पढ़ने वाले हैं कि एमएलए क्या होते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होते हैं. कुछ लोग एमपी और जो होता है एमएलए उनको सेम ही समझ लेते हैं, लेकिन वो सेम नहीं होते हैं. दोनों ही बहुत डिफरेंट टर्म है, तो ध्यान से समझना. एमपी डिफरेंट है और जो आपका एमएलए है वो भी डिफरेंट है. ठीक है. हम देखते हैं कि आपकी और ये जो मटेरियल है ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का है. इसको मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है. अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलती है तो फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको शेयर कर दूँगी. ठीक है. द फेडरल स्ट्रक्चर हैज़ बीन अडॉप्टेड इन द इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. आपको पता है कि जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, हर कंट्री का अपना अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हर कंट्री का अलग अलग एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है अपने देश को चलाने का. तो वैसे ही आपको पता है कि जो इंडिया है, हमारे भारत के पास क्या है, फेडरलिज्म है. फेडरलिज्म आप लोग अपने फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हो. फेडरलिज्म में क्या होता है कि मतलब पावर शेयरिंग होती है, यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो सेंट्रलाइज नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, फिर लोकल गवर्नमेंट भी है. तो मतलब जो पावर्स है, जो फंक्शंस है वो डिस्ट्रीब्यूट हैं. ठीक है. पावर्स एंड फंक्शंस ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ऑल द 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. और जो आपके लेवल हैं गवर्नमेंट के वो सेंट्रल हैं, फिर स्टेट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है. ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म. तो इंडिया के पास फेडरल स्ट्रक्चर है, हमको पता है उसके गवर्नेंस के लिए, in which the executive system is divided on 3 levels. और इसमें जो executive system है उसको हम 3 levels पे divide कर देते हैं. In this the central government is considered the supreme body. और जो central government, आपको पता है कि central government, अगर हम अभी की बात करें तो current हमारी जो central government है, जो केंद्र सरकार है, वो कौन सी है, वो है बीजेपी की, जिसको हम लोग बोलते हैं मोदी गवर्नमेंट है. ठीक है. तो अभी इस समय अगर हम बात करें एट प्रेजेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है वो अभी सुप्रीम है. ठीक है. कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट आती है तो वो सुप्रीम कंसिडर की जाती है. एट द सेम टाइम द स्टेट गवर्नमेंट कीप्स इट्स बॉडीज एट द सेकेंड लेवल एंड द थर्ड लेवल लोकल बॉडीज सच एज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ आर इंक्लूडेड. तो देखो, मैंने आपको बता दिया कि जो सेंट्रल लेवल है उसमें कौन आता है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है. फिर उसके बाद जो सेकंड लेवल है, फर्स्ट लेवल पे आपका सेंट्रल लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको हम बोलेंगे सुप्रीम लेवल, यानी कि सेंट्रल लेवल, फर्स्ट लेवल. सेकंड लेवल पे आपके जितनी भी स्टेट्स की गवर्नमेंट है, ठीक है, जैसे कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है, उनकी सरकार है, राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, गुजरात के हैं, पंजाब के हैं. तो ये सारी स्टेट गवर्नमेंट है और इनको हमने कहाँ प्लेस किया है, सेकंड लेवल पे. और फिर जो थर्ड और जो लास्ट लेवल है वो है लोकल लेवल, जैसे कि हमारे विलेजेस में जो पंचायत वगैरह होती है और जो अभी हमारे दिल्ली में एमसीडी वगैरह होती है, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह, तो उनको हमने कहाँ रखा है, लोकल पे. तो देखो क्या होता है कि ये ना 3 लेवल्स हैं गवर्नमेंट के. अब क्या होता है ना, ये जो हमारे लेवल्स हैं क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मोदी सरकार है अभी अगर हम बात करें प्रेजेंट, वो हर जगह तो काम नहीं कर सकती है ना. उनको अपना पूरा इंडिया भी देखना है, फिर उनको फ़ॉरेन का भी देखना है, क्योंकि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनका काम सिर्फ इंडिया से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि उनको बाहर का जितना भी फ़ॉरेन कम्युनिकेशन है, फ़ॉरेन एक्सचेंज है, फ़ॉरेन ट्रेड है, हर चीज़ में उनको ही अपना काम करना पड़ता है. तो एक ही सरकार हर चीज़ को नहीं संभाल सकती, वो स्टेट को भी नहीं देख सकते हैं एक साथ, और ना ही वो एक साथ किसी गाँव में जाके काम देख सकते हैं, नहीं. तो इसीलिए सरकार का काम ईजी करने के लिए, और आपको पता है कि जो इंडिया है वो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे इंडिया में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है. तो हर जो सरकार है, हर जो लेवल है गवर्नमेंट का, उसका काम करने का तरीका है. और मतलब उसको एक जो स्टेट मिनिस्टर है, जो चीफ मिनिस्टर हैं, स्टेट लेवल के जो मिनिस्टर हैं, उनका काम सिर्फ स्टेट तक सीमित है. और जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं उनका काम सिर्फ लोकल बॉडीज़ को देखना है. जो सेंट्रल के हैं उनको तो ये है कि मेन उनको अपना काम देखना है, बाकी सुपरवाइज वो सबको करेंगे. ठीक है.
द रीज़न, हाँ कहाँ थे हम, दिस सेक्शन मैंशंस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड इट्स मेंबर। तो इसमें अभी आप आगे पढ़ोगे कि जो एमएलए वगैरह होते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं, उनका क्या क्या पावर एंड फंक्शंस रहते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द स्टेट। सो जो स्टेट की लेजिस्लेचर है, मतलब जो स्टेट का, जिनको हम बोल सकते हैं विधानसभा है, मतलब जहाँ से आपके सीएम वगैरह इलेक्ट होते हैं, वो जो पूरी लेजिस्लेचर है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट द वे द इंडियन गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसीज एंड लॉज एट द सेंट्रल लेवल। Similarly, the state legislature formulates policies and legislation in the context of the state. तो देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका काम है कि वो कोई भी लॉज एंड पॉलिसीज़ बना दे सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। और जो स्टेट है उसका काम क्या है, फिर उन पॉलिसीज़ को अपने स्टेट में, अपने अपने स्टेट में, अपने अपने टेरिटरी जितना भी उनका स्टेट के अंदर आता है, उसमें उन चीज़ों को, उन पॉलिसीज़ को, उन लॉज को फॉर्मुलेटेड करना, ठीक है। In many states, bicameral system has also been adopted at the state level. तो जो बाईकैमरल जो सिस्टम होता है कि देखो, बाई का मतलब क्या होता है, बी आई का मतलब होता है 2 और यूनी का मतलब होता है 1। तो यहाँ पे क्या है, बाईकैमरल। तो इंडिया के पास ना बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब 2 हाउस है हमारे उसके पार्लियामेंट के, वन इज़ राज्यसभा एंड अनदर इज़ लोकसभा। तो इसको हम बोलते हैं बाईकैमरल लेजिस्लेचर। तो इसमें लिखा है कि बहुत सारे स्टेट्स के पास भी बाईकैमरल वाला सिस्टम है, सेंट्रल के पास तो है ही, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स भी हैं इंडिया के जिनके पास ये वाला सिस्टम है। द अपर हाउस ऑफ द स्टेट इज़ कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो अपर हाउस होता है स्टेट्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और वहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपका सेंट्रल का जो होता है अपर हाउस, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं राज्यसभा, विच इज़ अ परमानेंट हाउस। सिमिलरली जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो भी एक परमानेंट हाउस है, ठीक है। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। इसके भी मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, यानी कि इनको हम वोट नहीं करते हैं, यानी हम मतलब जो हमारी आम जनता है वो, ठीक है। दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर्स, और ये मेंबर्स भी 6 ईयर्स के लिए ही होते हैं इलेक्ट। बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्स आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। अब अगर आपने फर्स्ट जो उसका पार्ट है उसको पढ़ा है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो ये इसका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके फंक्शंस, उसकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो थोड़ी बहुत मिलती जुलती है किससे, राज्यसभा से, क्योंकि दोनों ही अपर हाउस हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द legislative council has been fixed at 1/3 of the legislative assembly or a minimum of 40। तो मतलब फिक्स्ड है कि इतने मेंबर्स होने, तो कितने मेंबर्स हैं, 40 है। ऑल्दो देयर इज़ अ provision of a legislative council in the states, in reality the parliament can take a decisions in this regard only when the state demands a legislative council from the parliament। सो मतलब यहाँ पे एक प्रोविज़न है कि जब कोई स्टेट डिमांड करती है, व्हेन द स्टेट डिमांड्स द लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट डिसीजन ले सकती है अगर स्टेट डिमांड करती है। एट प्रेजेंट इन इंडिया ओनली 6 स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखो कौन कौन से स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, नोट कर सकते हो, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है एंड आंध्र प्रदेश है। सो दीज आर द 6 स्टेट्स हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑन द अदर हैंड द लोअर हाउस ऑफ स्टेट इज़ कॉल्ड विधानसभा। अब जो लोअर हाउस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विधानसभा। और जो हमारे सेंटर का होता है लोअर हाउस, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकसभा, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पब्लिक। और इसमें बिल्कुल हमारे लोकसभा की तरह डायरेक्टली वाले इलेक्शंस होते हैं, यानी कि जो इसमें जो हमारी आम जनता है, जो हमारी पब्लिक है, वो वोट करती है और अपने कैंडिडेट्स को चुनती है, फिर जिसकी मेजॉरिटी होती है उसके बाद ही हमारा स्टेट का सीएम बन जाता है, ठीक है। दोज इलेक्टेड फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इसका मतलब एक ही होता है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज बोल दो या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोल दो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी लोग 18 ईयर्स के हैं, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा हैं, 18 अबव है या फिर 18 है, वो वोट कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज।
द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट बी लेस देन 60। सो जो टोटल स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव असेंबली की वो 60 से कम नहीं हो सकती है और नॉट मोर देन 500, मतलब एटलीस्ट 60 यानी कि 60 तो उसके मेंबर्स होने चाहिए, बट 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हाउएवर गोवा, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम हैव लेस देन 60 मेंबर्स। बट ये तो एक प्रोविज़न है, बट कई बार मेंबर्स कम होते हैं, तो इसीलिए जो हमारे कुछ स्टेट्स हैं इंडिया के, लाइक गोवा, मिज़ोरम, ये सब जो लिखे हुए हैं, इनके जो मेंबर्स हैं वो 60 से भी कम, यानी कि वो 60 से भी कम है। अपार्ट फ्रॉम दिस the governor of the respective state can also nominate a member of the Anglo-Indian community। आपको पता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो आपका चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनसे ऊपर भी एक हेड होते हैं, वो कौन होते हैं? गवर्नर। तो अगर कोई भी ऐसी स्टेट है जहाँ पे मेंबर्स कम हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो जो वहाँ का गवर्नर है, ठीक है, जो गवर्नर है उनके पास ये पावर है कि वो कोई भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं। अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होता है ये मैंने आपको समझाया था अच्छे से फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। बट दिस प्रोविज़न इज़ नॉट कंटिन्यूड आफ्टर 1 जनवरी 2020। बट ये जो प्रोविज़न है ये 1 जनवरी 2020 के बाद फॉलो नहीं होता है। The tenure of the members of the Lok Sabha has been fixed for 5 years in the parliamentary governance system। तो जो लोक सभा का टेन्योर है वो फिक्स्ड हो गया है 5 साल के लिए। Similarly, the tenure of the state legislature has also been fixed for 5 years. The way Lok Sabha members claim to represent the people of the whole of India, similarly the members of the legislative assembly of each state claim representation of the people of their respective state। तो जैसे कि हमने देखा है कि जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने मतलब द वे लोकसभा मेंबर्स क्लेम टू रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ द होल ऑफ इंडिया, मतलब जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो क्लेम करते हैं कि जो हमारे में मेंबर्स होंगे ना पार्लियामेंट में वो पूरे इंडिया से होने चाहिए। तो वैसे ही जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर्स भी क्लेम कर सकते हैं कि जो उनके उसमें मेंबर्स होंगे उनकी काउंसिल में, उनकी असेंबली में, वो भी उनके रिस्पेक्टिव स्टेट से ही होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी से डिमांड होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कोई पंजाब का स्टेट है और वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, वहाँ का विधान